ठीक, तो हम कल न्यूट्रिशन देखे थे, बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन था। कितने टाइप का न्यूट्रिशन था? कितने टाइप का न्यूट्रिशन देखा थे बैक्टीरिया में? पोषण कैसे लेता है बैक्टीरिया? भूल गए? एक दिन में भूल जाते हो उसको सब? कौन बताएगा वॉइस में? जल्दी बताओ। टू टाइप, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर नाइट्रीफाइंग, हाइड्रोजन, आयरन, सल्फर, अलग अलग चीजों को जो वो यूज करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक, सबके एग्जांपल के साथ याद रखना। चलिए, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करोगे, लैब में ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया? कल भी हम लोग बात किए थे ना, हमारे पास लैब में कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे कि लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, इंक्यूबेटर। ये सब अगर रहेगा तो हम इस तरह से, कांच की प्लेट होती है, अगले सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ोगे अगर बीएससी में बॉटनी लिए तो। ये प्लेट होती है, इस प्लेट के ऊपर एक मीडिया बनाकर, है ना, एक जैसे मीडिया बनाते हैं, मीडिया का मतलब एक हिसाब से आप समझ सकते हैं खाना, ऐसा आप मीडिया बनाकर यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हैं हम, एयर, वाटर, सॉइल, फूड, जहाँ से भी आपको बैक्टीरिया आइसोलेट करना है आप आइसोलेट करके इस प्लेट के ऊपर ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने टेस्ट ट्यूब देखा हुआ है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब देखा हुआ है, थोड़ा मोटा वाला रहता है, उसको कल्चर ट्यूब कहते हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हो। तो बैक्टीरिया कैसे कैसे ग्रो करेगा उसी को एक ग्रोथ कर्व के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे जीवाणु वृद्धि में, जीवाणु वृद्धि। बैक्टीरिया ग्रोथ मतलब जीवाणु वृद्धि, और इसके कर्व बनता है, ठीक है, तो उसी को देखते हैं। देखिए, किसी जीव समुदाय में कोशिकाओं में लगातार द्विगुणित होने पर संख्या की वृद्धि को एक्सपोनेंशियल अर्थात लॉगरिथमिक ग्रोथ भी कहते हैं। बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है? बैक्टीरिया, आपने ई कोलाई बैक्टीरिया देखा है? यस। किसको देखिए, है ना, जो मैंने दिखाया था ऐसे वाला। यस। कहाँ पे बैठा था बैक्टीरिया फेज? ऊपर। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। कितने टाइम में? 20 मिनट में। तो ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से अगले 20 मिनट में ये ऐसे 2 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में ये 2 बैक्टीरिया से 4 हो जाएंगे, फिर अगले में 4 से 8 हो जाएंगे। इस तरह से जो ग्रोथ होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे घातांक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बोलेंगे? घातांक वृद्धि कहते हैं। किसी को ये लॉगरिथमिक ग्रोथ भी कहते हैं, लॉगरिथम के हिसाब से ग्रोथ भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया जनरली इसी तरह का ग्रोथ जो है वो शो करता है, ठीक है। जीवाणु एक विशिष्ट प्रारूपिक जीव संख्या वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। किसी दिए गए समय में जीवित सजीवों की कुल संख्या ग्राफ पर एक वक्र के रूप में दिखाई देती है, एक कर्व के रूप में दिखाई देती है। इसी को ग्रोथ कर्व कहते हैं। जीव संख्या वृद्धि चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती है। देखो, बैक्टीरिया जब पूरा ग्रोथ करेगा उसको हम 4 स्टेप में बांट सकते हैं, कैसे कैसे इनमें ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसका एक कर्व बनता है, आपको 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को बताइए, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं हम लोग, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। कैसे करते हैं उसको बताती हूँ। पहले आप ये कर्व को देखिए, ये ऐसे बनता है, ये कर्व बनता है, इसको बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व कहते हैं। बहुत इजी दिख रहा है। इसके जो कर्व बने हुए हैं उसके आधार पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को 4 स्टेप में बांट सकते हैं। 4 स्टेप। पहला स्टेप ये वाला फेज, दूसरा स्टेप ये वाला फेज, तीसरा ये वाला फेज और चौथा ये वाला, ठीक है। तो ये 4 स्टेप का हमको नाम याद रखना है कि इसको क्या क्या कहते हैं। एक, चलिए, सबसे पहला वाला जो ये फेज दिख रहा है, सबसे पहला वाला जो फेज दिख रहा है
इसको कहते हैं लैग फेज, हिंदी में इसको कहते हैं विलंब अवस्था। क्या कहेंगे? लैग फेज, लैग। ठीक है, पहले वाले को कहते हैं लैग फेज, इसको कहते हैं विलंब अवस्था हिंदी में। दूसरे वाले को कहते हैं लॉग फेज। लॉग, लॉग मतलब यहाँ पे लॉगरिथम वाला लॉग है। ठीक है, दूसरे को कहते हैं लॉग फेज, हिंदी में इसको बोलेंगे घातांक अवस्था। ठीक, तीसरे वाले को कहते हैं स्टेशनरी फेज। तीसरे वाले को कहते हैं क्या? स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, और चौथे वाले को कहते हैं डिक्लाइन फेज। पर जो बैक्टीरिया है वो एक 4 फेज से अपनी लाइफ टाइम में गुजरेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले को कहते हैं स्टेशनरी फेज, इसको स्तब्ध अवस्था कहते हैं, और चौथे वाले को डिक्लाइन या डेथ फेज कहेंगे, इसको मृत्यु अवस्था कहेंगे, डिक्लाइन या डेथ। ठीक है, तो 4 अवस्था में जो बैक्टीरिया है वो गुजरेगा। सबसे पहले लॉग फेज से गुजरेगा, सबसे पहले लैग फेज से गुजरेगा, उसके बाद लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, और उसके बाद डिक्लाइन फेज। हर बैक्टीरिया एक एक फेज से गुजरता है। ठीक, तो एक एक करके इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट वाला फेज है जिसको लैग फेज कहते हैं, इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, अर्थात उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं की संख्या मृत होने वाली कोशिकाओं के बराबर होती है। इतना नहीं याद रखना है। देखो, जब भी आप किसी कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को डालते हैं, जब भी हम इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं उसको साथ में देखते जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये खाली ट्यूब लिया, इसमें क्या डाला हुआ है? मीडिया डाला हुआ है। ठीक है, ये मीडिया पड़ा हुआ है जिसमें आपको बैक्टीरिया को ग्रो करना है। ठीक, अब इस बैक्टीरिया में, इस मीडिया में आपने ऐसे एक इस तरह का एक लूप होता है, इसको इनोकुलेशन लूप कहते हैं। जैसे मैं आपको ग्राम स्टेनिंग करके दिखाऊंगी उसी में इसका यूज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, इस लूप में इसमें छोटा सा ऐसे बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और आप इसके अंदर डाल दीजिए। ब्रॉथ मीडिया में लिक्विड है, इसके अंदर डाल दीजिए। इस प्रोसेस को कहेंगे इनोकुलेशन। अब इस ट्यूब में, इस मीडिया के ऊपर क्या है? बैक्टीरिया है। थोड़ी देर बाद तक आपको कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा। मतलब क्या हो रहा है? इसके अंदर जो अपने बैक्टीरिया को डाला हुआ है वो इस नए कंडीशन में अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। तो ये साइन ऐसा बता रहा है कि देखो, ये बैक्टीरिया का नंबर है, ये बैक्टीरिया का नंबर है, और ये टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइम तक बैक्टीरिया के नंबर में हमको कोई भी वृद्धि नजर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो जाने के बाद पहले कुछ ना आपको वहाँ को समझने और जानने में टाइम लगता है ना। उस टाइम आप एकदम शांत टाइप के अच्छे बच्चे रहते हैं, जैसे कॉलेज में भी आए ना। ठीक, उसके बाद जब इसने पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया, इसको पता चल गया क्या कहाँ पर है, किधर कौन सी दुकान है, किधर क्या है, उसके बाद क्या करता है बैक्टीरिया? लॉग फेज में जाता है। लॉग फेज वाला टाइम होता है जब बैक्टीरिया के नंबर में 80 से ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। जो हमने अभी देखा था ना, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, तो वो वाला जो फेज होता है ये वाला टाइम होता है। देखो बैक्टीरिया का नंबर कितने तेजी से यहाँ पर बढ़ गया है, बहुत कम समय में। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतने समय में ही, आप इसको ऐसे करके खींचोगे तो इतने समय में ही बैक्टीरिया का नंबर यहाँ से लगभग यहाँ तक क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये समय क्या कहला रहा है? इस समय में, इस अवस्था में कोशिकाएं घातांक अथवा लॉगरिथमिक दर से प्रजनन करती हैं तथा किसी जाति विशेष के टिपिकल लक्षण दिखाती है। इस अवस्था में प्रजनन की दर अधिकतम और मृत्यु दर लघुतम होती है, जिसके फलस्वरूप जीव संख्या में वृद्धि अधिक से अधिक नजर आएगी। तो अब ये आपने रख दिया। ठीक, ये आपका बैक्टीरिया था, थोड़ी देर तक आपको कुछ नहीं नजर आया, फिर आप इसको छोड़ दो 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर के अंदर। ये ट्यूब को आप इंक्यूबेटर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर रख दो। दूसरे दिन जब आप आके देखोगे तो पहले दिन जैसे ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, आपको बैक्टीरिया नहीं नजर आएगा। दूसरे दिन ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जा रहते हैं? ग्रो कर लिए रहते हैं। मतलब जैसे ही बैक्टीरिया ने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट किया, तुरंत क्या कर दिया? उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। फिर इसको और अगले 24 घंटे के लिए रख दो, 28 घंटे के लिए, एकदम पूरा बैक्टीरिया यहाँ क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है इस टाइम पे? बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? ये वाला, ये देखो अभी यहाँ पर फिर ये लाइन क्या शो कर रही है कि यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर फिर से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक बढ़ गया ना, ये नंबर का है, यहाँ तक बढ़ गया, यहाँ पर फिर बैक्टीरिया का नंबर
नहीं बढ़ रहा है। तो जो बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ एकदम ग्रो कर लिए, तो इनके पास ये जो मीडिया है, जो खाना है, वो भी तो लिमिटेड है ना। आप एक नई जगह पे गए हॉस्टल में, सब तरफ पहले ढूंढे डांडे कहाँ पर क्या घूमने फिरने का है, एक समय तक बहुत घूमे, उसके बाद तो बोर हो जाओगे ना, और कहाँ वही मिल जाए, ऐसा होता है ना। सेम वही इनके साथ हो रहा है, पूरा इन्होंने मीडिया को खा के अपने आप को ग्रोथ कर लिया, उसके बाद ये रुक गए क्योंकि मीडिया खत्म होने वाला है। ये जो पूरा जगह है वो बैक्टीरिया से भर चुका है, वो ग्रोथ भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो ये वाला फेज स्टेशनरी फेज कहलाता है, जब उसकी ग्रोथ अब क्या हो गई, पूरी तरह से रुक गई। फिर चौथा फेज आता है जिसको डिक्लाइन या डेथ फेज कहते हैं। इस समय क्या होगा, यहाँ पर नहीं मीडिया बचा है, नहीं जगह बचा है, इसके अलावा बैक्टीरिया जब और मैच्योर हो गए तो इन्होंने कुछ टॉक्सिन वगैरह भी यहाँ पर रिलीज किए, जिसके कारण अब बैक्टीरिया के नंबर की क्या होने लगती है, डेथ होने लग गई है। तो उनका नंबर क्या हो गया है, कम होने लगा है। तो यहाँ पर क्या होगा, चौथा वाले पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए, मृत्यु अवस्था या डेथ फेज, यह अवस्था घातांक अवस्था के ठीक विपरीत होती है। इस अवस्था में कोशिकाओं का विनाश और मृत्यु बहुत अधिक दर से होने लगता है। अब इनको नहीं जगह मिल रहा है, नहीं खाना पीना मिल रहा है, तो अब क्या होगा, इनका नंबर पूरी तरह से इस तरह से कम होने लगेगा। तो कोई भी बैक्टीरिया है, इस वाले कर्व को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहा जाता है। हमेशा यही कर्व फॉलो करें, ठीक। इसके विपरीत आप ये सोचिए, अगर इस जगह पे जैसे बैक्टीरिया ने एडजस्ट किया और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, यहाँ पर अगर इस ट्यूब के मीडियम को बदल दिया जाए तो क्या होगा, ट्यूब के मीडिया को आपने बदल दिया, जो खाना पीना है उसको बदल के फ्रेश नया दे दिया, तो क्या होगा, फिर से ग्रोथ होगा। तो डबल कर्व भी बनता है ना, जब आगे चल के पढ़ेंगे ना एडवांस तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा ग्रोथ हुआ, फिर ऐसा था, फिर ऐसे ग्रोथ होता है ना। जब बैक्टीरिया का हम ग्रोथ कराते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की कल्चरिंग होती है, ठीक है। ये एक अलग टाइप का कल्चर है जिसमें मीडिया नहीं बदलते। इसके अलावा भी एक होता है जो बड़े बड़े फर्मेंटर वगैरह में होता है ना, फर्मेंटर समझते हो, क्या बोलेंगे हिंदी में, फर्मेंटर, जहाँ पर कोई चीज डाल के आप फर्मेंट करें, यानी जो इडली में खमीर उठता है उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटर, किण्वन। हाँ, किण्वन वाली जो क्रिया होती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं जिसमें दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, वहाँ पर फंजाई और बैक्टीरिया ही तो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी दवाई बनाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही बार बनाए, एक ही बैच में बनाए और ख़त्म हो गया, उनको तो बार बार चाहिए। तो उनका जो इस तरह से बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है ना, यहाँ पर इस तरह से पाइप लगी रहती है कि यहाँ पर पूरे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रखे हैं उन्होंने, इधर से मीडिया जाता है, यहाँ पर उसका पूरा फर्मेंटेशन होगा और जो यूज मीडिया है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से नया मीडिया जाएगा। लगातार जो बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह वो काम करते रहते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जो लैब में हम करते हैं ये बैच कल्चर कहलाता है, एक एक बैच में कर रहे हो, मतलब एक बार में जितना मीडिया दिया उसी में आप ग्रोथ करा लेंगे, ठीक है। सेमी बैच भी होता है, कंटिन्यूअस मतलब ये वाला, लगातार आप फ्रेश मीडिया डालते जाओ, बैक्टीरिया वो ग्रो करते रहेगा। अगर इनको खाना हमेशा मिलते रहेगा तो उनकी डेथ नहीं होती, वो ग्रोथ करते ही रहेंगे, ठीक, अनलेस वो कोई टॉक्सिन वगैरह ना प्रोड्यूस करे, ठीक है, समझ आए। अब इसको लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ऐसे 6-7 ट्यूब बनाते हैं। एक ट्यूब का ये जो इसमें मीडिया डाला हुआ है, इसको तुरंत एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है केमिस्ट्री लैब में रखा हुआ है, आप देखोगे, उसमें हम डेंसिटी के आधार पर चेक करते हैं कि वो कितना डेंस है। शुरू में जब इसमें बैक्टीरिया नहीं डाला है तो जब उसमें डाल के छोटा सा होता है, उसमें डाल के रीडिंग लोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। फिर आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद जब इनोकुलेशन कर लिया बैक्टीरिया का, फिर इसमें का मटेरियल को इस तरह से छोटा सा क्यूवेट होता है उसमें डाल के रीडिंग लोगे तो वैल्यू मिलेगी। फिर 24 घंटे बाद ये जो हो गया यहाँ पर ग्रोथ, इसको फिर क्यूवेट में डाल के रीडिंग लोगे, फिर 48 घंटे बाद का रीडिंग लोगे, फिर 2 दिन के बाद का रीडिंग लोगे, 4 दिन के बाद का रीडिंग लोगे, और उन सब रीडिंग को जब आप ग्राफ से जोड़ोगे तो बिल्कुल आपको इसी तरह का ग्राफ वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल में बायोटेक्नोलॉजी में कराया हुआ है बीएससी के बच्चों को, है ना। पर इसके लिए हमारे पास सब चीज़ होना चाहिए, सभी इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनको रखने के लिए इंक्यूबेटर, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ उनको मिलेगा। शुरू वाले ट्यूब में जब देखेंगे तो ये आएगा, थोड़ी देर बाद तक ये आएगा, उसके बाद आप बीच की 3-4 ट्यूब देखोगे ना तो 24 घंटे में आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा रीडिंग में, 48 घंटे बाद इतना हो चुका है बैक्टीरिया का ग्रोथ, उसके 24 घंटे बाद इतना हो चुका है, फिर एक ट्यूब में आपको ये वाली रीडिंग मिलेगी, उसके बाद की ट्यूब की जब आप रीडिंग लोगे तो ये रीडिंग बिल्कुल एक रहेगी, इसलिए यहाँ पर आएगा, और उसके बाद डिक्लाइन होता हुआ मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही ग्रोथ का हमको देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर है, सबको समझ आ रही है?
ये आपको 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को बताइए। बहुत इजी है और अच्छे से करना। टेम्परेरी रूम से हम लोग बैक्टीरिया बनाएंगे। टेम्परेरी कैसे बनाओगे? कुछ भी चीज पे नहीं, मतलब जैसे आप बनाना मतलब आइसोलेट करना बोलो ना। बैक्टीरिया हम नहीं बना सकते, आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे हवा में बैक्टीरिया है, दिख नहीं रहा है ना, बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखेगा, उस हवे से हम उसको पेट्री प्लेट में ला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पर उसको भी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मीडिया तो बना लोगे लैब में, केमिकल नैम मीडिया बनता है, बहुत थोड़ा सा चीज़ चाहिए उसमें, NaCl, बिफेक्सट्रेट, पेप्टोन, अगार, ये सब चाहिए, आप मीडिया बना लोगे। अब उस मीडिया को अगर आप स्टेरलाइज नहीं करोगे और डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपको नहीं पता है कि वो आप जो बैक्टीरिया ले रहे हो वो हवे का बैक्टीरिया है कि आपके ग्लासवेयर का बैक्टीरिया है कि आपके हाथ का बैक्टीरिया है, कहाँ का बैक्टीरिया है। तो वो चीज़ को करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि अगर आप हवे से लेना चाह रहे हो तो हवे का ही बैक्टीरिया प्लेट पे आए, अगर आप पानी से लेना चाह रहे हो तो पानी का ही बैक्टीरिया है, इसलिए मुश्किल है। बाकी नॉर्मल अगर आपको आइसोलेट करना है तो आप मीडिया बना के कर सकते हो। लैब में जाओ, मीडिया बनाओ, उसको ऑटोक्लेव करो, नहीं करो, प्लेट में डालोगे तो आपको कुछ कुछ बैक्टीरिया उसमें नजर आने लगे। ठीक है, तो किया जा सकता है, बहुत अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है ये सब, लेकिन सामान होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं होता। मीडिया बनाने में ही 2 घंटा लगता है। उसको ऑटोक्लेव करोगे, उसको पोरिंग करके प्लेट में रखोगे, उसके पहले प्लेट को वॉश करके क्रोमिक एसिड में डीप करके रखोगे, उसको स्टेरलाइज करोगे, फिर पोर करके 24 घंटा छोड़ोगे, फिर दूसरे दिन उसको इनोकुलेट करोगे। फिर हर दिन आपको एक ही टाइम पर रीडिंग लेना है, 1 बजे आपको रोज रीडिंग लेना है। जब आप एग्जैक्ट बिल्कुल ये 6 दिन या 7 दिन का रहता है, रोज अगर आपने 2 बजे टाइम फिक्स किया तो इस ट्यूब की रोज 2 बजे आप रीडिंग लोगे, तब आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। दूसरा जो आपको इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हो तो वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। हमारा केमिस्ट्री वाला 3 साल से बंद पड़ा है। जब से मैं आई हूँ मैं पूछ हो गई थी क्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो कभी चलता ही नहीं है, नहीं बनता है, कैसे करोगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखे हो आपको? बहुत सारे नहीं देख रहे हो, अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल वाला रखा है, एडवांस वाले भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, कलरीमीटर होते हैं जो कलर के हिसाब से डिटेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेंसिटी के हिसाब से डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो। रोगाणुओं की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इसको भी 4 नंबर में पूछेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया 4 में भी पूछ सकता है। 10 नंबर के लिए अगर पूरा बैक्टीरिया को पूछ लिया तो वहां पर भी आप ये लिख सकते हो। 10 नंबर के लिए बैक्टीरिया को पूछ लिया तो ग्रोथ कर्व को भी वहां पे लिख सकते हो, सब में नंबर मिलेगा, है ना। 10 नंबर का अगर बैक्टीरिया पूछ रहा है तो जो याद है बैक्टीरिया के बारे में सब लिख डालो। ठीक, चलिए, तो कुछ खाद्य पदार्थ माइक्रोबियल वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे भोजन में रोगाणुओं के बढ़ने या वृद्धि करने की क्षमता भोजन के वातावरण पर निर्भर करती है। कहीं पर भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा कि नहीं, वो वहाँ पर के वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इन कारकों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 तरह से हम भाग सकते हैं, एक को कहते हैं आंतरिक कारक और एक को कहते हैं बाह्य कारक, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। 2 तरह के फैक्टर हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है, तो 2 तरह के, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या आंतरिक कारक। तो पौधों और जंतुओं के ऊतकों के आंतरिक स्व मापदंड मतलब सेल पैरामीटर को आंतरिक कारक के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इन कारकों के अंदर क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहला आता है पीएच वैल्यू। बैक्टीरिया की ग्रोथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो होता है पीएच। पीएच क्या होता है भाई? व्हाट इज पीएच वैल्यू? पीएच क्या होता है? अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा। पीएच को डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरव्यू में बोलते हैं डिफाइन पीएच, कैसे डिफाइन करोगे? वो अल्कलाइन और एसिडिक तो होगा, पर अगर आपको पीएच का डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन बोलेंगे, कैसे बोलेंगे डेफिनेशन?
केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पीएच को डिफाइन किया जाता है, हाँ, पीएच को डिफाइन किया जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का डेफिनेशन है पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कोई भी मीडियम का पीएच आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन के आधार पे ही वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव की वृद्धि के लिए न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम पीएच होता है। कुछ जीव कम पीएच पे या अम्लीय पीएच में बेहतर विकसित होते हैं, कुछ क्षारीय पीएच पे बढ़ सकते हैं और कुछ उदासीन पीएच में बढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर फफूंद बैक्टीरिया की तुलना में कम पीएच पर विकसित होते हैं। अधिकांश रोगाणु न्यूट्रल पीएच जीव हैं जो 5 से 8 पीएच रेंज में सबसे अच्छे से विकसित हो सकते हैं। देखो, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो हम लोग नैब मीडिया बनाते हैं, हम उसका पीएच को 7 सेट करते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 7 पीएच चाहिए। हमारे बॉडी का पीएच क्या है? हमारे बॉडी का पीएच क्या है? हमारे स्टमक का पीएच क्या है? पेट का है 1 हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है? भाई आपस में डिस्कस नहीं करो, मेरे से करो डिस्कस। देखो, हमारे बॉडी का पीएच लगभग जगह 7 ही होता है। 7 को न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। न्यूट्रल पीएच जरूरी होता है बहुत सारे एंजाइम को एक्ट करने के लिए। एंजाइम समझते हैं क्या? बोलेंगे एंजाइम ही बोलते हैं। तो एंजाइम को पीएच की क्यों जरूरत है? एंजाइम को पीएच की क्या जरूरत है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक टाइप के क्या है? एंजाइम एक टाइप के प्रोटीन है। हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, पर हर एंजाइम प्रोटीन होता है। पढ़े हो ऐसा? पढ़े हो तो क्यों नहीं बताते हो? हाँ, बताओ क्यों? देखो, जितने भी प्रोटीन है, पीछे वाले कुछ बात कर रहे हो तुम लोग लगातार। देखो, हर एंजाइम प्रोटीन होता है। प्रोटीन, ये प्रोटीन है। प्रोटीन ऐसे दिखता है, प्रोटीन ऐसे दिखता है। प्रॉपर इसकी फोल्डिंग है। ये जो मैंने बनाया है, ये ऐसे रैंडम नहीं है, फोल्डिंग है। प्रोटीन क्या का बना होता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? ऐसे बनता है, एक एक एमिनो एसिड है ये वाला। ये जैसे एक एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बना देगा। वैसे कितने भी एमिनो एसिड हो सकते हैं। इंसुलिन में कितना एमिनो एसिड होता है? हमारे इंसुलिन में, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। क्या काम करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन जो है इंसुलिन, वो भी एक प्रोटीन है, 51 एमिनो एसिड का बना हुआ। तो एकदम कम से कम एमिनो एसिड का भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एमिनो एसिड का भी बन सकता है। जब प्रोटीन बनता है तो पहले ऐसे लीनियर रहता है, लंबा सा एमिनो एसिड का चेन। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जाएगा और इसकी ऐसे करके प्रॉपर फोल्डिंग होगी। प्रॉपर फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होने के बाद कुछ इसका एक साइट होगा इस तरह से, इसे वो कहेंगे क्या? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पे कोई चीज को ऐसे, दो चीज को इसने लिया, ये इसका क्या हो गया? क्या होना चाहिए? इसको वो कैटेलाइज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। कौन? एंजाइम। तो हर एंजाइम के पास क्या होगा? एक एक्टिव साइट होगा। इस एक्टिव साइट को वर्क करने के लिए पीएच चाहिए। अगर बॉडी का पीएच थोड़ा भी गड़बड़ाया तो हमारे बॉडी के सब एंजाइम काम करना बंद कर देंगे और हम कहाँ पहुँचेंगे? ऊपर। हो सकता है जाना है ऊपर। यस, ठीक। तो जैसे एंजाइम को वर्क करने के लिए प्रॉपर पीएच चाहिए, वैसे बैक्टीरिया को भी अपना जीवन जीने के लिए कितना पीएच चाहिए? 7 पीएच। अगर पीएच थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। बैक्टीरिया की कंपैरिजन में जो फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं, वो थोड़े से एसिडिक पीएच पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, है ना। फंगस को ग्रो करने के लिए हमको 5.9 या 5.6 तक का पीएच चाहिए रहता है।
आपकी बुक में बैक्टीरिया के लिए जो रेंज दिया है वो 5 से 8 दिया है, मतलब बैक्टीरिया 5 से 8 pH के बीच में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं लिखोगे तो 7 pH सबसे ज़्यादा खास होता है, 7 pH पे वो ग्रो करते हैं। ठीक, दूसरा देखिए मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी। सेकंड है मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी। ठीक, ये क्या होता है, नमी या जल गतिविधि। सभी रोगाणुओं को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कम पानी की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये उपलब्ध पानी को संरक्षित करके और नमी युक्त वातावरण में रहकर जीवित रहते हैं। एकदम अगर कहीं पर सूखा स्थिति है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा नमी, मॉइस्चर और वाटर वाला जो होता है वाटरी कंडीशन वो जरूरी होता है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है एक सामान्य नियम है कि जितनी अधिक नमी होगी उतने ही अधिक रोगाणु खाद सबस्ट्रेट में मिलेंगे। जैसे आप सब्जी वगैरह देख सकते हो, अभी गर्मी के दिन में अगर सब्जी में पानी है, मतलब रसे वाली आपकी सब्जी है, तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे शाम तक, उस किसके कंपैरिजन में, जो सूखी सब्जी है, पता है ना, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर है। पानी मतलब क्या है, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर या नमी के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन जहाँ पर सूखा कंडीशन है। ठीक, तो ये भी इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। तीसरा है न्यूट्रिएंट कंटेंट। वहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट उसको दिया गया है, खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, तो क्या होता है ये देखिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब पोषक तत्व। भोजन माइक्रोबियल वृद्धि के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, पोषक तत्वों की आवश्यकता में रोगाणुओं में बहुत भिन्नता होती है। सरल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का उपयोग पहले किया जाता है, इसके बाद जटिल रूपों का उपयोग ही करते हैं। तो भोजन में इनको जितना सरल चीज मिलेगा उसको वो जल्दी डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद जटिल का भी ये उपयोग कर लेते हैं। ठीक, वास्तव में प्रोटीन युक्त भोजन बैक्टीरिया को अधिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। इस लाइन को याद रखेंगे, जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। सामान्य रूप से चीनी की उच्च सांद्रता में फफूंद वृद्धि करते हैं। जहाँ पर मीठा मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी वहाँ पे फंगस या फफूंद ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना। लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया चीनी की कम सांद्रता में अच्छे रूप से ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे मीठापन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे फंगस या फफूंद ग्रो करता है, और जहाँ पर प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ पर कौन ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक, चलिए इसमें चौथा पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट, रोगाणु रोधी घटक। एंटी माइक्रोबियल, ठीक, एंटी माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट मतलब विभिन्न खाद्य पदार्थों में अंतर्निहित रोगाणु रोधी घटक होते हैं जो विभिन्न खाद्य जनित जनकों के माइक्रोबियल हमले को रोकते हैं। तो किसी किसी खाद्य में भी मिलेगा, जैसे जनरली जो हमको पैकेट फूड मिलता है, पैकेज फूड मिलता है ना जिसको आप तुरंत खाते हैं, उनमें एंटी माइक्रोबियल वाले कुछ केमिकल डले रहते हैं जो क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, है ना। तभी तो वो लंबे समय से प्रिजर्व है और आप उसको खा सकते हो। घर में बेसिन आप रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव डला हुआ है तो इनके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक, चलिए बाह्य कारक देखते हैं, जो बाहरी कारक इनको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। टेम्परेचर कैसा है वहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, रोगाणु 34 से लेके 100 डिग्री के बीच में वृद्धि करते हुए पाए गए हैं। बहुत वाइडर रेंज है, देखो 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 के बीच में ये ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। इतना ज़्यादा इनका क्या है, ग्रो करने का कैपेसिटी है ना। जब हम इनको लैब में ग्रो करते हैं तो हम इनको 37 डिग्री में ग्रो करते हैं। 37 किसका टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37। तो 37 हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी इनके लिए बहुत आइडियल है, इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो 34 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक में भी बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है,
समानतः तापमान जितना अधिक होता है उतनी आसानी से रोगाणु एक निश्चित तापमान तक बढ़ सकते हैं। बहुत अधिक और बहुत कम तापमान दोनों में एंजाइम प्रक्रिया में बाधा आती है। वैज्ञानिक आमतौर पर रोगाणुओं को 3 अलग समूह में बांट सकते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। साइक्रोफाइलस, मीसोफाइलस और थर्मोफाइलस। साइक्रोफाइलस, मीसोफाइलस और थर्मोफाइलस। ठीक है, तो साइक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो 0 से 5 डिग्री के बीच में ग्रो कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो 0 से 5 डिग्री, कुछ बैक्टीरिया बर्फ में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बर्फ वाली जगह में जाओगे तो पूरे वो बैक्टीरिया कैसे बॉल टाइप की बन जाती है और कलरफुल बन जाएगी और बैक्टीरिया भी, ठीक है। 0 से 5 डिग्री में भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? साइक्रोफाइलस बैक्टीरिया या साइक्रोफाइल कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया 20 से 45, मीजो मतलब बीच वाले रेंज, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उनको मीसोफाइल्स कहेंगे। और जो 55 डिग्री से ऊपर, 55 से ऊपर जो ग्रो करते हैं उनको थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो सभी जगह बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। और एकदम ऊपर जाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और टेम्परेचर एकदम कम होगा तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चीज़ों को किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, खासतौर पर गर्मी के दिन में रखते हैं ना। अगर सुबह की सब्जी बच गई है और अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो शाम को फिर वो खराब हो जाता है। भाई आप देखेंगे ठंड के दिन में खराब नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर ही क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प कर दे रहा है। चलिए, सेकेंड है इसमें सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्सटेंशन कारक में सेकेंड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, आर्द्रता वायुमंडल में उपलब्ध वायुमंडल में जलवाष्प की सांद्रता है। सापेक्षिक आर्द्रता और जल गतिविधि परस्पर संबंधित है। जब कम पानी की गतिविधि वाले भोजन को उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में संग्रहित किया जाता है तो पानी गैस अवस्था से भोजन में स्थानांतरित हो जाती है और इस प्रकार भोजन की जल गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे वह रोगाणुओं द्वारा खराब हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता अगर ज़्यादा रहेगी तो भी क्या होगा? वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, तीसरे इसमें कंडीशन है गैस की उपस्थिति और सांद्रता, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि गैसों का सीधा विषाक्त प्रभाव होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि और प्रसार को रोक सकता है। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है जो खाद्य पदार्थों के साथ साथ रोगाणुओं को भी प्रभावित करता है। तो कुछ कुछ गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रोथ को बढ़ा देगा अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक, चौथा है रोगाणुओं की उपस्थिति एवं गतिविधियां, प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स। प्रेजेंस एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक, तो एक ही निवास स्थान में मौजूद रोगाणुओं की अन्य आबादी की उपस्थिति से रोगाणुओं की आबादी का विनाश माइक्रोबियल व्यवधान है। कुछ रोगाणु ऐसे पदार्थ या मेटाबोलाइट उत्पन्न करते हैं जो अन्य रोगाणुओं के लिए घातक होते हैं। जैसे एक जगह पे मिक्स कल्चर है, 3-4 टाइप के बैक्टीरिया है, तो कोई एक टाइप का बैक्टीरिया क्या कर पाएगा? ज्यादा ग्रो कर पाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है? कुछ ऐसे टॉक्सिन या केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे बाकी बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप रुक गई। ठीक, तो ये सब बाहरी, आप देखो दोनों में अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं? इंट्रिंसिक मतलब ऐसे फैक्टर जो अंदरूनी तौर पर इफेक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहरी फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर का प्रेशर हो गया, या अलग तरह की गैसेस हो गई, या दूसरे माइक्रोब का प्रेजेंस। ठीक, तो दोनों में आपको ये 4 पॉइंट किस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो प्रभावित होती है, इसको याद रखना है। अलग से भी पूछ सकता है और कंबाइंड टाइप से पूछेगा तो भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक शुरू करें, रिप्रोडक्शन। खाना नहीं खाया तो गैप तो क्यों नहीं खाया?
टाइम भी हो गया।